नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज हम योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। योग के बारे में हम लोग अधिक चर्चाएँ जून के महीने में विशेष रूप से करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि 21 जून का दिन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ योग के रूप में मनाता है। योग और योगा कई बार लोग इस पर भी खेलते हैं कि अंग्रेज़ी है तो योगा है, हिंदी है तो योग है, पर मुख्यतः हम एक ही संदर्भ में बात कर रहे हैं। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे relates to yoga in awareness and yoga in action. And I have two yogis, action oriented yogis joining me. Let me have the pleasure of welcoming Parveen Chopra ji and Dr. Govind Pai ji. So, Govind ji is communication expert with a lot of experience in the field of media of different kind, television, radio, news. And Parveen ji, after successfully launching magazine Life Positive, having served with India Today and here South Asian Times, now has founded and is founding editor of A Lotus in the Mud. तो गोविंद जी ऐसा कहते हैं कि आप भारत में बैठे हुए जब योग के बारे में चर्चा होती है आपको लगता है मुझे तो सब पता ही है। ऐसा भाव होने से क्या होता है कि हमारी जो योग के बारे में सीखने की, जानने की जो एक भावना होती है, वो थोड़ी दबी-दबी सी रहती है। आपको लगता है ऐसा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। पहले तो आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और दर्शकों का सबका स्वागत करूँगा। आपको धन्यवाद इसलिए कि आपने बहुत ही एक सामूहिक विषय को आज के लिए चुना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जून के महीने के साथ शुरू होता है और जून का महीना ही नहीं, पूरे वर्ष पर्यंत योग सही मायने में अगर कहा जाए तो भारतीय ऋषि मुनियों की विश्व को दी गई सबसे बड़ी देन है। योग एक मनुष्य को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और इवन आत्मिक रूप से सुदृढ़ करता है, उसको व्यवस्थित करता है और ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से हुई उन्नति, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अतिरिक्त अगर हम समग्र रूप से देखते हैं, तो अलग-अलग विद्वानों ने जिस तरह से परिभाषित किया है, उसके हिसाब से अगर हम संसार के भवसागर से पार करने की अगर किसी तरीके से कर सकते हैं, तो योग उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। योग की महिमा अपार है। योग सही मायने में जोड़ है मनुष्य और प्रकृति का। योग शरीर और मन का जोड़ है। योग मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य की आवृत्ति, इन दोनों के बीच का जोड़ है। योग शरीर और मन को एक साथ रख के एकाग्रबद्ध होकर के शारीरिक दृष्टिकोण से और साथ-साथ हमारे मानसिक शांति और संतोष की दृष्टि से योग बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जून के महीने में खास तौर पर, क्योंकि आपने जैसा कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को आयोजित किया जाता है और 21 जून को करने के पीछे सबसे बड़ी अवधारणा इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण है और वो अवधारणा ये है कि 21 जून एक तरह से ग्रीष्मकालीन संक्रांति है। हम मकर संक्रांति का यूज करते हैं जो शीतकालीन संक्रांति कहलाती है और ये ग्रीष्मकालीन संक्रांति है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ प्रवेश करता है। आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, लेकिन यहाँ सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है और ये माना जाता है कि दक्षिणायन में सूर्य का प्रवेश ज्ञान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन को विशेष रूप में चुना गया है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आजकल ताली योग की भी बात होती है। जब कोई इतनी अच्छी जानकारी देता है तो हमको लगता है ताली योगा होना चाहिए। तो बहुत अच्छा आपने बताया और मुझे भी ध्यान नहीं था और हमारे कई दर्शकों को पता नहीं होगा दक्षिणायन का और उत्तरायण वाला। हमारे यहाँ अक्सर ये कहते हैं जब जाने का समय है तो उत्तरायण में गया हुआ है तो वहाँ पहुँचता है और वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है, बट वो एक बहुत गूढ़ बातें हो जाएँगी। हम फिर इधर आ जाते हैं अवेयरनेस की बात को लेते हुए। और प्रवीण जी, आपका जो बैकग्राउंड रहा है मीडिया के क्षेत्र में, उसमें भी जो लाइफ पॉजिटिव मैगजीन भी योग और मेडिटेशन और इन सब बातों की चर्चा करती रही थी। तो वो जो समय था, समझिए 40 साल हो गए होंगे, आपकी उम्र से ज़्यादा पता लग गया लोगों को। तो तब से लेके आज आपको क्या लगता है योग के बारे में क्रांति सी आ गई क्या सूचना की दृष्टि से, लोगों की अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मेरे ख्याल में जो मोदी जी ने एफर्ट करके इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यूनाइटेड नेशन में शुरू किया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मेरे को लगता है कि योग, कम से कम योगासन वाला जो योगा क्लासेस वाला जो योग था, वो दूसरे देशों में, विदेशों में ज़्यादा फैल रहा था। थोड़ा-थोड़ा इंडिया में भी अवेयरनेस आ रही है योगासन, योग के बारे में। पर मैं एक थोड़ा-सा टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ कि योग विदेशों में तो बिल्कुल आसनों तक ही रह गया है,
सीमित रह गया है। पर जैसे गोविंद पारिक जी ने बोला कि योग विशाल चीज़ है, योग आत्मदर्शन की वो ज्ञान है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जो आप फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, इवन मोदी जी योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो उस पे सीमित रह गया है, तो हमें उससे आगे का कुछ करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं अशोक जी को मालूम है, मैं 22 जून को ब्रह्म कुमारीज़ के साथ मिलके एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और उसमें हम योगासन नहीं करेंगे। उसमें हम दूसरे योग की दूसरी चीज़ों की बात करेंगे, ध्यान की बात करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन, इस तरह के प्रोग्राम हमने किए हैं। तो आपकी बात को लेते हुए मैं आगे चलते हुए गोविंद जी थोड़ा-सा और योग के संबंध में जैसे वो बता रहे थे, सहमति-असहमति चलती रहती है भाई। मुझे लगता है अमेरिका में भी एक ये जो माइंडफुलनेस या अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है। हालाँकि वो सिर्फ़ इंटरनेशनल डे ऑफ योग पर तो चित्र वही आता है ज़्यादातर जो आसनों से संबंधित हैं। पर देखिए परवीन जी आप भी नोटिस कर रहे हो गोविंद जी अब जो ब्रीथिंग अवेयरनेस है ना, वो आसन, मेडिटेशन और इस तरफ भी काफ़ी ध्यान जा रहा है कि और बल्कि ये न्यू एज गुरुज़ जो है ना, वो सारे प्राणों को लेकर के विचारों के ऊपर हम किस तरह से निर्देशित उनको कर सकते हैं, इस पे बहुत काफ़ी काम मुझे लगता है हो रहा है और उसकी बहुत अधिक आवश्यकता भी है और हाल ही में जब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात आती है तो गोविंद जी आप क्या कहेंगे वो जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है और जो योग की अवेयरनेस है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इनफैक्ट जो योग की अवेयरनेस इस तरह की जैसा अभी परवीन जी ने कहा वैसी हो जाए, तो डिप्रेशन वाली स्थिति में मनुष्य जाएगा ही नहीं। तो एक पंक्ति और आपके साथ याद करते हुए बहुत बरस पहले जोधपुर में जब मैं था और विवेकानंद केंद्र के एक सेवावृत्ति कार्यकर्ता वो बताते थे कि योग की एक पंक्ति की परिभाषा है, विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराना ही योग है। सो द एबिलिटी टू स्माइल इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस इज योग। सो वहां से लेते हुए आप चले गोविंद जी आप परवीन जी से सहमत हैं क्या कि योग का मैं बिल्कुल मैं पूर्णतः सहमत हूँ। प्रवीण जी ने बहुत सही कहा है और सही मायने में योग केवल आसन नहीं है। योग महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र दिया था, जो ईसा के 3-4 शताब्दी पहले का महर्षि पतंजलि का इतिहास माना जाता है। इन्होंने योग सूत्र की रचना की, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने योग को केवल आसन तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसको वैसे तो इसकी योग की अवधारणा को हम आदि योगी भगवान शंकर को मानते हैं, भगवान शंकर आदि योगी थे। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया और श्रुति परंपराओं से वो ये ज्ञान निरंतर आगे प्रवाहित होता रहा। लेकिन महर्षि पतंजलि ने पहली बार इनको व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया पतंजलि योग सूत्र में। और पतंजलि योग सूत्र में जो इसके 7 सूत्र बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, अष्टांग योग की बात की गई। ये अष्टांग योग में कुल 8 तत्व हैं, जिनमें आखिर में योग के आखिरी जो चरण है वो है समाधि। जब मनुष्य का, शरीर का, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, एक तरह से वहां बात आती है। यम में आचरण संबंधी सारे प्रावधान किए गए, नियम में सारी अपनी सात्विकता और अपनी शारीरिक मानसिक रूप से स्वास्थ्य के बारे में बात की गई। फिर आसन की बात, प्राणायाम आसन की बात की गई, तो आसन के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। और प्राणायाम जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी जोड़ता है। यम नियम वो भी शरीर और मन दोनों के साथ हमारे को सुदृढ़ करता है। और फिर प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार और फिर ध्यान, धारणा, और धारणा के बाद ध्यान, मेडिटेशन और उसके बाद समाधि। तो ये बहुत लंबी चौड़ी और योग इतना विशाल है कि इसका अध्ययन करना बहुत ही विस्तृत है। अगर इसको और कई रूप में आपने गीता के ऊपर आपने बहुत अच्छे प्रवचन आप देते रहे अशोक जी। गीता में कर्म योग की बात की गई है, ज्ञान योग की बात की गई है, भक्ति योग की बात की गई है, वो भी कहीं ना कहीं योग से जुड़ा हुआ है। और साथ में एक और योग की परिभाषाएं अलग अलग जगह है। गीता में परिभाषा योग है कर्मसु कौशलम, योग को उस तरह से माना गया कि समभाव की परिस्थितियां वो योग है। इधर हठ योग जो हमारे आज के तरह से बहुत सारे योगी हठ योगी है, वो हठ योगी पूरी तरह से प्राणायाम पर आधारित है। ईड़ा और पिंगला, ईड़ा नाड़ी नाड़ी जो सूर्य जो चंद्रमा से संबंधित है, पिंगला जो सूर्य नाड़ी है। ईड़ा प्राणों को ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना में ले जाकर के केंद्रित कर देना, वो एक तरह से ध्यान की स्थिति होती है, समाधि की स्थिति होती है। तो हठ योगी इसको ईड़ा
पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना तक पहुँच करके वो ध्यान और समाधि तक पहुँचते हैं। अलग-अलग लोगों ने आप राजा भर्तृहरि ने योग को बहुत शानदार तरीके से परिभाषित किया है कि एक योगी जो अगर योग करने वाला नियमित रूप से योग साधक है, तो उसमें बहुत सारे गुणों का समावेश होगा। उन गुणों को उन्होंने अपने परिवार की तरह परिभाषित किया है कि पिता की तरह साहस होगा योग में। पिता का जो साहस है, वो योग के द्वारा एक व्यक्ति को प्राप्त होगा। माता के द्वारा जो एक तरह से क्षमा की है, जो माता के पास होती है, वो क्षमा की मनस्थिति भी योगी की होगी। एक तरह से मानसिक उसका शांति, मानसिक शांति और एक तरह से तनाव से मुक्ति, जैसे मित्रों के माध्यम से मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति होती है। योग से योग मित्रवत वो भी करेगा। दया इसमें माना जाता है कि एक बहन का रूप सिस्टर का स्वरूप है, तो दया की प्राप्ति भी उस व्यक्ति में होगी। उसमें सत्य का आचरण होगा, उसमें दया की होगी और साथ में आत्मनियंत्रण, जो भाइयों के द्वारा एक तरह से परिभाषित किया गया है। तो उन्होंने योग को एक परिवार के रूप में परिभाषित भर्तृहरि ने अपने दोहों में क्या किया है। बात! बहुत ही अलग-अलग विद्वानों ने बहुत विस्तृत रूप से योग की व्याख्या की। वही मैं बहुत आपका आभारी हूँ क्योंकि ये बातें जो आपने बताई उसमें कई लोगों को पता नहीं रही। मैंने भी भर्तृहरि की दृष्टि से ये जो परिवार वाली बात कही है वो मुझे पता नहीं थी, तो कुछ नई-नई बातें पता लगना बहुत अच्छा होता है। नई बात को लेते हुए आपकी तरफ मैं जब आ रहा हूँ परवीन जी, तो योग का संबंध अपने आप से हम कैसा संबंध बनाते हैं, संवाद बनाते हैं, वो भी है। हम अपने आसपास के वातावरण से कैसा, विशेष करके प्रकृति के साथ हमारा तारतम्य कैसा बनता है, वो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं योग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिस्सा है। आप इससे सहमत हैं क्या? और उस दृष्टि से जो आपका अपना अनुभव रहा है, कई योगियों से, कई सिद्धों से आपने साक्षात्कार भी किए हैं, तो प्रकृति एक मनुष्य के योग के प्रति जो रुझान है या योगी के रूप में विकसित होने में कितनी सहायक रहती है? प्रवीण जी। पहले जो पिछला जो आपने प्रश्न पूछा था, माइंडफुलनेस मेडिटेशन वगैरह जो वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल पॉपुलर है, उसका जवाब ये है कि वो ज़्यादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आया है। माइंडफुलनेस विपश्यना से आया है और मेडिटेशन के नाम से वो आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। पर जो महर्षि महेश योगी जी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से शुरू किया, और भी बहुत से गुरु हैं जिन्होंने मेडिटेशन सिखाई है, वो अपने भारतीय हिंदू सनातन धर्म योग से आ रहा है। तो दोनों ही चल रहे हैं, अच्छा है, सब अच्छा ही कर रहे हैं। सो आपका जो सवाल है, मेरे ख्याल में योग, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, सनातन धर्म पहले अपने आप से संबंध बनाने का पहला इम्पोर्टेंस वो है। प्रकृति बाद में आती है, पर जब आप खुद ठीक हो जाते हैं, आपका आचरण ठीक हो जाता है, देन यू आर एक्टिंग इन अकॉर्डिंग विद I consider Maharshi Mahesh Yogi my guru. He used to say this phrase, you start acting in accordance with the laws of nature. जो सही है तुम्हारे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, वो वैसे आप काम करना शुरू करते हो। कई चीज़ें बहुत बार हमें लगता है कि इंटेलेक्चुअली हम सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इस तरह से जब आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो अपने आप ही चीज़ें आप ठीक करना शुरू कर देते हो। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका जो जिन चीज़ों का आप प्रेफ़रेंस देते हो, वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। ये जो अपने आप ठीक होने वाली बात है गोविंद जी, उसको थोड़ा और समझूं मैं आपके साथ में। और आपने कुछ शोध भी किया है, आपने पीएचडी जो करी है उसका भी आयुर्वेद के साथ में कुछ संबंध रहा है। और जैसे परवीन जी कह रहे थे कि हम अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुरूप संचालित करें, ढालें, तो इसमें क्या है, हम ये देखते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव अलग-अलग है। और भारत में इस संबंध में भी सजगता रही है, जब ज्ञान गुरु प्रदान करते रहे। तो उस दृष्टि से मैं एकदम अभी आधुनिक जो युवा हैं, और मतलब मैं एक बे डाँटने के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, प्रेम से कह रहा हूँ। माता-पिता को अक्सर शिकायत रहती है, बच्चा जल्दी उठता ही नहीं है। लेकिन वैसे ब्रिलियंट ऐसा नहीं है, हो सकता है उसके नंबर पापा जी से अच्छे आते हों, लेकिन उठता नहीं टाइम पे, उठता नहीं टाइम पे। अब इसको मैं प्रकृति से ऐसे जोड़ रहा हूँ, तो कि मनुष्य की प्रकृति अलग-अलग होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी है, कुछ लोग जल्दी उठेंगे तो अच्छा करेंगे, कुछ लोग देर से उठ के ही अच्छा करेंगे। इसके बारे में जब हम योग के संदर्भ से उसको अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं, तो सबको उत्साहित करने के भाव को लेते हुए
ये जो मनुष्य की अलग-अलग प्रकृति है, उसको समझने का, उसका सम्मान करने का भी कोई प्रावधान आपको योग में लगता है? बिल्कुल अशोक जी, मैं आपके सवाल को 3 भागों में विभक्त करते हुए देखता हूँ। पहला भाग तो है इसका सैद्धांतिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष में जैसा मैंने आपसे उल्लेख किया कि महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, उसमें नियम यम और नियम दोनों चीज़ें ऐसी है कि अगर इनको हम बौद्ध से और जैन से या और धर्मों के साथ में जोड़ते हैं, तो आपको लगेगा कि अगर यम और नियम दोनों की अगर पालना बहुत मजबूती के साथ में अगर हो जाती है, तो उस स्थिति में हम आध्यात्म की दृष्टि से एक पूर्णतः सफल स्थिति की तरफ जा सकते हैं। इसमें यम के अंदर अगर हम इसके उल्लेख करें यम का, तो यम में हम सत्य भी है, अहिंसा भी है, अपरिग्रह भी है, ब्रह्मचर्य भी है। 5 यम है, ऐसे 5 नियम है। इसमें संतोष भी है और ये सारी चीज़ें मिला कर के मैं इसकी विस्तृत रूप से अगर बहुत विश्लेषण करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जी। मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अष्टांग योग की परंपराओं का पालन करके हम अपने आध्यात्मिक मार्ग के पराकाष्ठा पर पहुँच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मनुष्य योग करता है, जैसे ही मैंने उसको गुण बताए, उसके साथ-साथ एक और चीज़ है, अगर इसमें आप ये देखेंगे कि एक योगा वशिष्ठ के का आपने ज़रूर नाम सुना होगा। योगा वशिष्ठ के जो प्रतिपादक हैं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि योग करने वाला व्यक्ति अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ-साथ संपूर्ण समाज को भी सुरक्षित रखने, संपूर्ण समाज को भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख कर अपने संसार के भवसागर को पार कर सकते हैं। योगा वशिष्ठ का ये अवधारणा है। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि ये आध्यात्मिक इसका जो अपना ये पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष, लेकिन अगर इसका व्यावहारिक पक्ष देखा जाए, तो योग करना एक सामान्यतः एक योगी व्यक्ति जो योग करता है नियम से, योग और प्राणायाम करता है, वो निश्चित रूप से सूर्योदय के आस-पास, सूर्योदय से पहले की अवधारणा होती है। यहाँ हम योग में जो जैसा उल्लेख किया गया कि अलग-अलग, अभी प्रवीण जी ने भी कुछ महात्माओं का उल्लेख किया, लेकिन वर्तमान परिवेश में ये भी बताना चाहूँगा कि श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, इससे पहले स्वामी शिवानंद, आपको ये जानकर के एक और बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सबसे पहले पुर्तगाल में मनाना शुरू हुआ था 2001 में ही। और पुर्तगाल में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने वाले व्यक्ति वो एक पुर्तगाली ओरिजिन के थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर के महर्षि शिवानंद से योग सीखा और पुर्तगाल में योग सिखाना शुरू किया। वो व्यक्ति जीवन योग के प्रति समर्पित हो गए और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की सबसे पहले उन्होंने वकालत की। उसको सपोर्ट किया श्री श्री रविशंकर जी ने और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको जनरल असेंबली में उसको प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। और एक रिकॉर्ड ये भी है कि मात्र 90 दिन की अवधि में ये प्रस्ताव पारित हो गया, जो न्यूनतम अवधि है। सर्वाधिक 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जो सर्वाधिक स्थिति है। और इसमें उल्लेखनीय योगदान करने के लिए पुर्तगाल के योगी को 2015 में पद्मश्री से भी विभूषित किया गया था। व्यावहारिक पक्ष यही है इसका कि आज पूरे विश्व में योगा निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। भारत में स्वामी रामदेव जी ने इसको घर-घर में पहुँचा दिया। आज करोड़ों की संख्या में लोग सुबह उठ कर के हर पार्क में योगा क्लब नज़र आ रहे हैं भारत में, विदेशों में भी है। मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि योगा दिवस के बाद में तो और ज़्यादा पॉपुलर हुआ ही हुआ है। मैंने पहली यात्रा 2004 में जो अमेरिका की थी, सैन डिएगो के एक होटल के बेसमेंट में एक ग्रामीण परिवेश से आया व्यक्ति योग सिखा रहा था और वहाँ पर योग सीखने के लिए 15-20 लोग सुबह-सुबह 5 बजे उठ कर के योग करने के लिए तैयार थे। तो योग करने वाला व्यक्ति उसमें शारीरिक उसमें स्फूर्ति होती है, उसमें एक तेज, ओज और ऊर्जा का संचार होता है और वो ऊर्जा का संचार जो अगर आप प्रकृति के साथ, परिवेश के साथ जुड़ते हैं, तो सर्वाधिक उसी अनुरूप प्राप्त होगा, सुबह जल्दी उठने पर प्राप्त होगा। क्योंकि आपके रात पास जो को सूचनाएँ हैं, जानकारी है, वो एकदम नई-नई भी है और उसको लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है हम और ज़्यादा समृद्ध हो गए हैं। तो योग हमारे जीवन में समृद्धि लाता है। प्रवीण जी, आपने प्रारंभ में कहा था जो आयोजन आप करने वाले हैं, उसमें आप योगासन मतलब आसन पर नहीं ध्यान देके, अन्य जो स्वरूप हैं योग के, उस पर ध्यान देंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ऐसा संयोग हुआ कि एक रिट्रीट मैंने स्वामी अनुभवानंद जी के साथ अटेंड करी, तो वो मेडिटेशन के बारे में ये कहते थे कि आँख बंद करके बैठना, प्राण पे ध्यान देना और ये एक तो उनका ये कहना था कि मेडिटेशन करने की चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ एक्शन ओरिएंटेड, होना है, तो वो होने की अवस्था में अपने को ले जाना है। पर अलग-अलग ढंग से इस बात को कहा जाता है, लेकिन सामान्यतः हमारे दिमाग में ये आता है कि
कुछ लोग बैठे हुए हैं आँख बंद करके हैं और किसी ने गाइडेड इंस्ट्रक्शंस दिए तो फिर वो अपने अंदर जाते हैं। मैं समझता हूँ सबका अपना-अपना ढंग है, तो मेरी तरफ से सभी अच्छे हैं। पर मैं उस उनकी इस बात को दोहराना चाहता था कि उनका था आप ऐसी अवेयरनेस के साथ जीवन को अपनाते हो दैट यू आर लर्निंग 24/7 अपने अनुभवों से सीखने को वो ध्यान की संज्ञा देते हैं। इसके संदर्भ में परवीन जी आप जो आयोजन करते हैं उसमें या आपके लिए मेडिटेशन क्या है? आप खुद भी पहले एक समय में मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर रहे हुए मेडिटेशन आपने सिखाया है लोगों को भारत में एक समय में था। जी। जी। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो मेरा जो प्रोग्राम 22 जून को हो रहा है यहाँ ग्रेट नेक लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में हो रहा है। वो मैं मतलब लोटस इन द मड ब्रह्म कुमारी के साथ मिलके हम कर रहे हैं। 3 से 5 दोपहर बाद है वो। जो लोग इस एरिया में रहते हैं ऑल आर वेलकम टू अटेंड, और जो दूसरे देशों में दूसरी जगह पे रहते हैं वो भी इसको यूट्यूब में देख सकते हैं। और मेरे वेबसाइट में lotusinthemud.com में उसका यूट्यूब का लिंक वगैरह सारा दिया जाएगा। सो मेडिटेशन instruction, yes. I trained as a teacher of transcendental meditation with Maharshi Mahesh Yogi, and I did teach it for 4 long years in Chandigarh as a full-time teacher. But once a teacher, always a teacher. So करना या कुछ करने की चीज़ है या नहीं, इसका मेरे पास है जवाब है। वो जवाब ये है कि मेडिटेशन करने से नहीं होता, करने से मेडिटेशन का मेडिटेशन की डेफिनेशन मैं आपको पहले बताऊं, वो है धीरे-धीरे अपने मन की जो चंचलता है उसको आपका धीरे-धीरे। जो फ्रेम है ना वो हिल रहा है, चंचल है, आपका फ़ोन रखा है क्या है? वो बहुत हिल रहा है। उसको थोड़ा शांत करिए पहले क्लियर पहले। हो रही है। जी। सो जो भी थॉट्स आ रहे हैं मन में चलते रहते हैं हमेशा, बैठते हैं आंखें बंद करके भी बैठते हैं फिर भी चलते रहते हैं। तो इसलिए किसी ना किसी टेक्निक की जरूरत है, किसी ना किसी उपाय की जरूरत है। पर वो उपाय जो है वो और ज्यादा करने से नहीं होगा। अगर आप मन को शांत करने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन करने की कोशिश करें तो नहीं होगा। तो इसलिए कुछ टेक्निक चाहिए, कुछ तरीका चाहिए। वो तरीका नॉर्मली एटलीस्ट दूसरे गुरुओं ने भी बताया होगा, महर्षि जी ने बताया कि उसके लिए एक छोटा-सा मंत्र देते हैं, बीज मंत्र होता है और उसको दोहराना नहीं है, जप नहीं करना है, उसको इंट्रोड्यूस कर देना है और धीरे-धीरे वो अपने आप ही उस मंत्र की सहायता से मन शांत होता जाता है। सो इट इज़ नॉट डूइंग समथिंग, इट इज़ अनडूइंग। मेडिटेशन इज़ अनडूइंग। पर अब मेरा क्या एक्सपीरियंस अभी हो रहा है, मेरी श्रीमती कोई ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन भी है, म्यूजिक सा है, वो चलाती हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, और मैं भी उसमें शामिल हो जाता हूँ। तो मैं मंत्र भी नहीं करता, अपना मेडिटेशन भी नहीं करता, उससे अपने आप ही जो है मन धीरे-धीरे शांत होता जाता है। और वो जो बता रहे थे समाधि की स्थिति, मेरे को नहीं पता समाधि क्या होती है, पर ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस मेरे को हो रहा है कि कई क्षण, कई मिनट जो है वो ना मंत्र होता है, ना कोई आवाज़ होती है, ना ही बॉडी अवेयरनेस, बॉडी सराउंडिंग की अवेयरनेस, बिल्कुल कहीं चले जाते हैं। सो दैट इज़ पॉसिबल एंड दैट रियली इज़ वेरी तो डीप। परवीन जी, मैं आपको धन्यवाद ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बात बताई। मैं गोविंद जी के पास भी ऐसे प्रश्न को लेकर जाना चाहता हूँ। ये बहुत संतों के बहुत समीप रहे हैं, उनका बहुत इनको प्रेम मिला है और कुछ गाइडेड मेडिटेशन आपने भी किया है गोविंद जी। तो आप बताइए अपने अनुभव से कि कोई प्रारंभ करना चाहे और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जिसको जो सूट करता है उनको वैसा पद्धति अपना के बढ़ना चाहिए। मुख्य बात है कि अपना विकास होना है, आत्म विकास होना है। जैसे परवीन जी ने कहा कि वो मंत्र है वो घुल जाता है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ गोलियाँ होती हैं वो आप पानी में डालते हो वो एकदम मिल जाती है। ऐसे कोई मंत्र ने ऐसे घुल गया आपके अंदर और मुख्य बात है कि एक शांत अवस्था को आपने प्राप्त किया और इसकी चेतना के स्तर अलग-अलग होते हैं और अलग-अलग लोगों के लिए ध्यान का अर्थ अलग-अलग है तो भी ठीक है, लेकिन डायरेक्शन मुझे लगता है कमोबेश वही रहता है कि वही आपको शुद्ध मन से और शांत होना है और फिर अपने वृत्तियों पर थोड़ा-थोड़ा नियंत्रण करते हुए ऐसा, तो उसमें एक आनंद सा आता है, एक स्फुरण आता है। आप अपना अनुभव बताइए और आपको जो अलग-अलग
ये पद्धतियां हैं, उसमें कोई एक है जो आपको सबसे अधिक अपील करती हो, गोविंद जी? अशोक जी, आपने सही मुद्दे को लिया है। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे शुरुआती दौर में, क्योंकि मैं बचपन से ही योग के साथ में जुड़ा हुआ रहा हूँ। योग के आसन और प्राणायाम करने के बाद स्वाभाविक तौर पर आप थोड़ी-सी शांत स्थिति में और थोड़ा-सा बिल्कुल संतुलन की अवस्था में पहुँचते हैं। आपने अगर बहुत अच्छे से प्राणायाम किए हैं और बहुत अच्छे से सारे आसन लगाए हैं, तो आसन और प्राणायाम के बाद में स्वाभाविक रूप से आप मन से शांत होते हैं। आपकी सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है और जब चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होगा, तो स्वाभाविक रूप से मन एक शांत अवस्था में पहुँचेगा। वो स्थिति बड़ी साम्यता की स्थिति रहेगी, वो आनंद की स्थिति रहेगी। ये तो एक स्वाभाविक वो है। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर की जो सुदर्शन क्रिया है वो भी की थी। मैं ये मानता हूँ कि वो एक तरह से जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है किसी तरह से, वो एक तरह से फोर्स्ड मेडिटेशन है कि आप अपने प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वसन क्रिया को तेज और धीमी करके और उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जब आप सारी चीजों से शांत होकर के आपका मन बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच सकता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी स्थिति मुझे लगी। एक हमारे मित्र है स्वामी नितिन सारस्वत। स्वामी नितिन सारस्वत भी बहुत ये अच्छे से स्वामी गाइडेड करिए, आपने मेडिटेशन डॉक्टर है कराते हैं। अगला, वैसे वो स्वामी नहीं है भाई अभी तक तो। हाँ, हाँ, उनकी स्वामी धर्म आजकल, पत्नी मैं ये आपको भी बताना चाहूँगा कि आज के दौर में बहुत सारे गृहस्थ भी अपने आप को स्वामी कहते हैं। जी है। उस दृष्टिकोण से वो, क्योंकि वो किसी साधु से कम नहीं है मन से। उन्होंने है तो नहीं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप में मीडिया में कर रहे डिक्लेयर, मैंने स्पष्ट कर दिया जाए, ठीक है। डॉक्टर नितिन सारस्वत, वो भी एक अच्छे से गाइडेड, बहुत अच्छे गाइड है मेडिटेशन के लिए। मैंने उनके साथ भी कई बार की है। और उसके अलावा, जैसा अभी प्रवीण जी ने कहा कि आप संगीत के साथ में हो सकते हैं, प्राणायाम के साथ में हो सकते हैं, मंत्रों के साथ, उच्चारण के साथ में हो सकते हैं। स्थिति यही है कि आप अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर, उनके ऊपर नियंत्रण करने की स्थिति आप में एक शक्ति उत्पन्न हो जाए, तो आप निश्चित रूप से वो ध्यान की स्थिति होगी। बहुत सारा धन्यवाद गोविंद जी का और परवीन जी का करते हुए, मैं इस बात को और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने अलग अलग बताए थे, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि जो बताए थे, तो ध्यान बाद में आता है, लेकिन जो पहली सीढ़ियां है ना, यम और नियम, अगर बिल्कुल यम नियम का पालन नहीं करेंगे, रात को 2-2 बजे सोएंगे और दारू पिएंगे और टीवी देखते रहेंगे 4 बजे तक, तो फिर ऐसे ध्यान व्यान बैठेगा नहीं भैया। आई मीन ऐसा होता है कि हर एक चीज के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, तो आचरण कैसा आपका है उसका भी योग सिद्ध होगा कि नहीं होगा, उसके साथ संबंध है। तो आप कहोगे कि नहीं, मैं तो बार में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, पीता भी रहूंगा, लेकिन मेरे को मेडिटेशन क्यों नहीं होता, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ऐसे कई लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। भाई आप प्रयोगशाला में जाके प्रयोग करोगे अपने मन के साथ, लेकिन ये प्रमाण जो है परवीन जी की बात से, गोविंद जी की बात से और कई लोगों से आपको मिलेगा कि हम जब भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो मन को शांत शने शने कर पाने की अवस्था आती है। और मुझे लगता है ये एक मनुष्य के व्यक्तिगत दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से, जैसे जैसे योग के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है, उसमें हम भी थोड़ी सी एक आहुति अपनी डाल रहे हैं, तो वो विश्व को सुंदर बनाने में, प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है उसमें थोड़ा और अधिक सम्मान का भाव रखने में सहायक निश्चित रूप से होती है। परवीन जी के आयोजन के लिए बधाइयाँ और शुभकामनाएं दोनों देते हुए, और गोविंद जी आपको भी मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। आप समय समय पर नए नए ढंग से ऐसे लेख के माध्यम से योग संबंधी जो जागरूकता बढ़ा रहे हैं, उसमें आप और लगे रहे। और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ, हम भी करते रहेंगे करते रहेंगे। तो कर परवीन ही जी, रहे हो, आप कर ही रहे हो। मुस्कुराहट के साथ इन दोनों का आभार, और आपका भी, आपके जीवन में मुस्कान और बढ़ती रहे, ये योग दिवस पर विशेष कामना। नमस्कार।